नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस साल महिला दिवस की 104वीं सालगिरह है। ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि सबको एहसास हो कि आज की औरत किसी से कम नहीं है, वो सशक्त है, संपूर्ण है। आज हमारे बीच कुछ ऐसी ही महिलाएं होंगी जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे खुद उन्होंने जीवन की डोर संभाली है। चलिए, तो इस खास पेशकश में मेरे साथ कई खास मेहमान भी हैं और इन खास मेहमानों के साथ साथ मेरी सहयोगी अनीता भी हैं और उनसे भी हम बात करेंगे। जो खास मेहमान हैं मेरे साथ, उनसे ज़रा रूबरू करा देते हैं अपने दर्शकों को। मेरे साथ हैं मीनाक्षी जी, जो कि अपराजिता सेंटर की काउंसलर हैं, जो कि महिलाओं के लिए काम करने वाला एक सेंटर है। इसके अलावा मेरे साथ है निशा सिद्धू और साथ ही साथ मेरे साथ हैं निमलेश जी, जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और कबड्डी की खिलाड़ी हैं। इन तमाम खास मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जब कोई नहीं साथ हो फिर भी अपने लिए आवाज़ उठाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। आपको एक महिला से हम मिलाते हैं, उसकी कहानी सुनाते हैं, जिन्होंने न सिर्फ पूरे समाज का मुकाबला किया है बल्कि अपने दम पर अपनी पहचान भी बनाई है। पहले उनकी कहानी एक बार अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। गगन में उड़ने का सपना, हथेली से बादल को छूने के अरमान। मीनाक्षी बिंदोरिया और मैं पहले स्टूडेंट थी। मैंने एमकॉम किया और एमए सोशियोलॉजी से किया है। अब मैं एक काउंसलर हूँ। 2010 की बात है। मेरे जो पड़ोसी लड़के थे, मैं फॉर्म जमा करवाने जा रही थी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में स्कॉलरशिप का। तो उन्होंने मुझे बोला कि कहाँ जा रही है, मैं भी तेरे साथ चलूँ। मैंने बोला किसको बोल रहे हो आप? उन्होंने बोला तुझे ही बोल रहे, इतने कह के और वो मारपीट करने लगे और हमारे ही घर के अंदर घुस गए। मुझे बहुत मारा, मेरा गला पकड़ लिया, मेरे पापा के सीने पे चढ़ के बहुत मारा, मेरे दादा को रोड से मारा पैर पे। उसके बाद हम लोगों ने थाने में जाके बात करी तो थाने वालों ने उनका ही सपोर्ट किया, हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करी। उन्होंने मेरे खिलाफ़, मेरे घर वालों के खिलाफ़ पाबंदी की नोटिस भिजवाए, शांति भंग करने के केस कराए हम पे। मेरी जो छोटी छोटी बहनें थी, मेरी चाचा ताऊ की लड़कियाँ, उनके ऊपर भी केस की। मैंने फील्ड में भी काम किया और वहाँ से मैं निकल के मैंने 3-4 साल काम किया। उसके बाद मैं निकल के आई हूँ और वहाँ से फिर इतना एक्सपीरियंस होने के बाद मैं काउंसलर की पोस्ट पे हूँ और महिलाओं की जो हिंसा से पीड़ित जो महिलाएं होती है उनके लिए मैं काम करती हूँ। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर उनके साथ कोई छेड़छाड़ हो रही है या कुछ भी हिंसा होती है तो वो तुरंत अपनी सेफ्टी के लिए तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करे और उसके खिलाफ खड़े हुए उसको सहन ना करे, क्योंकि सहन करने से हिंसा और बढ़ती है। ऊंचे गगन में उड़ने का सपना, हथेली से बादल को छूने के अरमान। तो मीनाक्षी हमारे साथ इस वक्त न्यूज़ रूम में मौजूद हैं और तमाम खास मेहमान उनके साथ साथ यहाँ मौजूद हैं। मीनाक्षी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, जैसे कि हम आपकी कहानी सुन रहे थे और हमने देखा और समझा, ईव टीजिंग नॉर्मली अगर देखा जाए तो हर लड़की कभी ना कभी इसका शिकार होती है और अक्सर ये देखने को भी मिलता है कि शिकार होते होते कई बार ऐसा समय आ जाता है कि वो इसे आदतन मान लेती हैं। वो उन्हें पता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, जवाब भी देंगी तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला और ना उनकी बात को तवज्जो दी जाती है। आप किस तरह से इस चीज़ से बाहर निकली और किस तरह से ये जो लड़ाई आपने लड़ी है? मेरा नाम मीनाक्षी बिंदोरिया है और मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई छेड़छाड़ हो रही है, अगर आपने उसका विरोध नहीं किया तो आगे ही बढ़ती जाएगी और अगर आप उसको रोकना चाहते हैं तो आपको उसके लिए आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल, पर ईव टीजिंग नॉर्मली अनीता, जैसे कि आपने देखा होगा, हर औरत शिकार होती है, हर महिला, हर लड़की इसका शिकार होती है। यहाँ तक कि मैं यहाँ आपको बोलूँ कि मैं भी इसका शिकार हो चुकी हूँ। हालांकि मैंने भी थोड़ी हिम्मत दिखाई थी और जवाब दिया था।
हर कोई शिकार होता है, लेकिन इसको सीरियसली नहीं लिया जाता। समाज में इसके प्रति जो जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं है, उसका अभाव दिखता है। लेकिन मीनाक्षी ने जो कदम उठाया है वो बिल्कुल सराहनीय है। जी प्रगति, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें इसकी आदत हो गई है। आदत जिसे कहते हैं ना कि आपको लगता है ये आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, कोई आपको छेड़ रहा है तो वो कुछ अनोखी अजीब बात नहीं लगती हम लोगों को, क्योंकि हिंदुस्तान में ये समझ लीजिए ये एक परंपरा और बन गई है कि अगर कोई लड़की सड़क पे जा रही है तो 4 लोग उसे कुछ कहे बिना, या हम कह लें कि 4 मर्द उसे कुछ कहे बिना शायद चुप नहीं रह सकते। तो ये एक आदतन, ये शायद कहीं ना कहीं, जैसे इन्होंने मीनाक्षी ने बहुत सही बात बोली कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए। जब आप ये नहीं करेंगे तो ये परंपरा छोड़िए, ये आपकी इतनी ज़्यादा आप लोगों की ज़िंदगी में शामिल हो जाएगी हम लोगों की कि हम इसे कभी इसे छुटकारा नहीं पा पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी कोशिश की मीनाक्षी ने, की आवाज़ उठाई और एक लंबे समय से संघर्षरत भी हैं इसके लिए। हमारे साथ ख़ास मेहमानों में दीपा जी भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, जो कि माफ़ कीजिएगा निशा जी, जो कि NFIW की जनरल सेक्रेटरी हैं और काफ़ी काम करती है महिलाओं के लिए। निशा जी, जो मीनाक्षी की कहानी थी वो आपने देखी, आपके पास तो इस तरह के बहुत सारे केसेस आते रहते होंगे, आप किस तरह से प्रेरणा देती हैं लड़कियों की? और ख़ासतौर पे ईव टीजिंग का जो मामला है, इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता, इसे हल्के में टाल दिया जाता है। जब इस तरह के मामले आपके पास आते हैं तो किस तरह से डील करती हैं आप? देखिए, मीनाक्षी भी हमारे पास ही आई थी और उस हौसला, उस हिम्मत के साथ वो आगे बढ़ी। अगर वो हम हिम्मत इसको नहीं दे पाते तो मेरे ख्याल में आज ये एक अच्छी काउंसलर नहीं बन पाती। जबकि कहा यह जाता है कि जो केस विक्टिम है वो एक बढ़िया काउंसलर नहीं हो सकता, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर कोई भुगत भोगी है, उस पीड़ा से निकला है, वो बेहतर तरीके से जानता है कि मदद कैसे करनी है और कैसे की जानी चाहिए। तो इसके अलावा बहुत सारी बच्चियां हमारे पास आती हैं, फ़ोन पे उनको तंग किया जाता है, मैसेज के थ्रू तंग किया जाता है। आजकल तो सोशल साइट पे जाने क्या क्या होने लग गया है। ये तो वो टेक्नोलॉजी का मिसयूज जो हो रहा है वो तो अपनी जगह पे, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अभी पिछले दिनों एक हमारी ही साथी लंबे टाइम से हमारे साथ काम कर रही है, लेकिन कभी उसने इस बात का जिक्र ही नहीं किया कि वो पिछले 3 साल से ऐसे ही ईव टीजिंग को फेस कर रही है। फिर उसने मीनाक्षी को बताया, चूँकि यंग है, इसकी उम्र की है, तो इसने मुझे कहा कि दीदी मंजू तो बहुत परेशान है। क्यों परेशान है भाई? अरे एक लड़का उसके पीछे पीछे जहाँ जाती है, जहाँ रिश्ते की बात आती है, सब जगह पहुँच जाता है और बदनाम करता है। उसके घर भी गए, जब घर वालों के पास गए तो थोड़े दिन शांत रहा, वापस फिर वो सब उसने कर दिया। मैंने कहा उसको बुलाइए, बुलाया, एप्लीकेशन ली और हमने सीधे, मैंने उस लड़के को कॉल किया कि मैं तो ये बोल रही हूँ भाई, और इस जगह से बोल रही हूँ, आज के बाद अगर मैंने देख लिया या सुन लिया, मेरे पास ये बात भी आ गई कि तुम इसका पीछा कर रहे हो, तो अपनी तेरी खैर अब नहीं है और हम फिर तेरे साथ क्या करने वाले हैं ये सोच लेना। वो दिन जाए, आज का इस बात को भी मेरे ख्याल में 2-2.5 महीने हो गए हैं, तो अब उसके बाद कोई कॉल नहीं आया, कोई उसने पीछा नहीं किया, वो आराम से आ जा रही है। तो मुझे लगता है कि बच्चियों को घुटना नहीं चाहिए, बाहर कहना चाहिए, जहाँ से उनको मदद मिल सकती है उन सारी जगहों से उनको मदद लेनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा निशा जी, ये सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूँगी और उसके बाद मीनाक्षी से भी, कि ऐसा क्यों है कि ईव टीजिंग को इतना गंभीरता से नहीं लिया जाता? ऐसा भुगतती हैं महिलाएं भी, लड़कियां भी, लेकिन भुला दिया जाता है, छोड़ दो, ऐसे ट्रीट करते हैं। घर वाले भी अगर उन्हें बात बताई जाए तो कहेंगे भाई उस रास्ते से मत गुजरो। भाई को भी बात बताएंगे तो कमोबेश यही दिखता है कि उस रास्ते से मत गुजरो या वहाँ से नहीं जाओ। जो पाबंदियाँ लगाई जाएंगी वो लड़कियों पर ही लगाई जाएंगी, जबकि होना इसके उल्टा चाहिए। जी, मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी प्रगति, और मैं निशा जी से पूछना चाहूँगी कि निशा जी, क्यों ऐसा, कहीं ना कहीं घरों से ही हमें शुरुआत करनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों होता है कि इज्जत सिर्फ लड़की की ही है, जो लड़का छेड़ रहा है उसकी इज्जत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता? देखिए, मुझे लगता है इस सोच को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वो ज़माना तो चला गया जब हर बात लड़की के ऊपर या महिला के ऊपर थोपी जाती थी कि तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। इज्जत जाए उसकी जिसने बुरा काम किया है, इज्जत जाए उसकी जिसने बदमाशी की है, जिसने छेड़छाड़ किया है, जिसने दुष्कर्म किया है। लड़कियों की इज्जत क्यों जाए? वो स्वाभिमान से सर उठा के जिए समाज के अंदर, कोशिश तो वो होनी चाहिए। बिल्कुल, कोशिश वो होनी चाहिए और होती हुई दिख भी रही है। और आप जिस तरह से काम कर रही है उससे लगता भी है कि कोशिश सफल ज़रूर होगी। और मीनाक्षी जिस तरह से इतने सालों से लड़ रही है इस केस को, लगता है कि कामयाबी ज़रूर मिलेगी और बिल्कुल मिलेगी। और ख़ास मेहमानों में हमारे साथ निमिलेश जी भी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कबड्डी के खिलाड़ी हैं। उनसे भी ज़रा राय ले लेते हैं इस बारे में, उन्हें क्या लगता है। निमिलेश जी, इतनी सारी उपलब्धियां आपके नाम है कि शायद मैं गिनाते हुए थक जाऊं। पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपनी उपलब्धियां बता दीजिए, क्योंकि आपने इतना नाम कमाया है। पिछले 20 साल से कबड्डी खेलती रही आप और उसके बाद इतना बड़ा नाम बन गई।
नमस्कार, मैं निर्मलेश माथुर बोल रही हूँ। मैं कबड्डी में 79 से और 92 तक मैं कंटिन्यू कबड्डी गेम खेली हूँ। इस बीच मैंने कई स्कूल नेशनल्स है, इंटर यूनिवर्सिटी वगैरह है और ये गोल्ड कप फेडरेशन है, इस मैंने खेला है। लास्ट में कबड्डी 1988 में इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ और इन सभी अचीवमेंट पे 14 मार्च 90 को मेरे को महाराणा प्रताप, राजस्थान का जो बेस्ट अवार्ड होता है महाराणा प्रताप, वो उस पुरस्कार से नवाजा गया है। और मैं आपको इस बारे में ये बता दूं कि आजकल जो महिलाएं किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है और जो ये निशा जी जो ये काम कर रही हैं, मैं सोचती हूँ कि बहुत अच्छा आपने कि संकल्प ले रखा है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप जैसे अगर और भी लोग इस चीज़ों को बढ़ावा देते रहेंगे तो महिलाएं बहुत आगे पहुंच सकती हैं। आज भी मतलब है ना, हर चीज़ बहुत, अभी जो कई लोगों को तो ये मालूम ही नहीं है कि हमारे यहाँ पे इस तरीके की संस्थाएं भी चल रही है। इस वजह से कई लोग तो इन चीज़ों से बहुत डरते हैं, वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को ये रहता है कि यदि ये बात हमारी आउट होगी तो हम लोगों को लोग मतलब एक अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे, हम लोगों को हर समय जो है ना नीची नज़र से देखना पड़ता है। महिलाएं कहीं भी जो है आगे निकलने की कोशिश करती हैं तो उनको पॉलिटिकल प्रेशर से या किसी भी कई दबाव से जो है ना उनको दबाया जाता है। घर वाले भी इसी वजह से डरते हैं कि भाई हमारी बच्ची की बदनामी हो जाएगी तो आगे उसका कहीं भी हमको रिश्ता करना हो या कहीं बच्ची को आगे पढ़ाना हो तो वो कर नहीं पाएगी। इस वजह से घर वाले भी बात दबा लेते हैं। उसमें एक मेन कारण ये भी है कि जहाँ पे हम रक्षा मांगने जाते हैं वही रक्षक अगर हमारे भक्षक हो जाते हैं तो महिलाएं क्या करें, ये बताइए आप। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि जब महिलाएं जिनको रक्षक मानती है वहीं पे उनको भक्षक मिलते हैं। सबसे महिलाओं का नीचे रहने का कारण ही यही है। पर सशक्तिकरण की दिशा में जो काम करती हुई लेकिन निशा जी दिख रही हैं, ये अपने आप में सराहनीय है। ये बहुत सराहनीय है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ऐसी और भी संस्थाएं ना इसमें काम करें। आप और भी संस्थाओं को ना, जो महिलाएं संस्थाएं और समाजों की जो महिलाएं संस्थाएं बनी उनको भी आप अपने साथ जोड़ें, ताकि वो लोग भी आपके साथ है ना अपने समाज में भी है ना इस कार्य को उठाएं। तो ये सारा समाज मिलके जब करेगा तो आपके साथ और भी जो है ना अच्छा जुड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, हमारी कोशिश भी यही है, फर्स्ट इंडिया टीम की मुहिम हमारी यही है कि नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए। चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच जब कोई कहते हैं कि जब कोई साथ नहीं हो फिर भी अपने लिए आवाज़ उठाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है, और ख़ासतौर पर महिलाओं में अगर हम बात करें कि हिम्मत बहुत ज़्यादा होती है। एक ऐसी ही महिला से अब आपको मिलाने हम जा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ पूरे समाज का मुकाबला किया है बल्कि अपने दम पर अपनी पहचान भी बनाई है। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। किसी ने मुझे जख्मी किया तो किसी ने मेरी रूह को। मेरा हर कतरा जख्मी होने के बावजूद मैं खड़ी हूँ अपने पैरों पर, अपने दम पर। वो चाहते थे कि मतलब कर्जदारी हो गई तो वो इधर उधर परेशान होकर फिर मुझे बार बार मार पीट करके घर भेज देना, ये करना वो करना। इससे मैं भी तंग आ चुकी थी। 2 बच्चे मेरे पास ही थे बाद में भी, और 2 बच्चे यहाँ पे थे, उन्होंने मुझे घर भेज दिया। फिर उसके बाद में उन्होंने मेरी कोई खैरियत नहीं ली। 1 साल हो गया, मैं परेशान होती रही। फिर माँ बाप के पास भी कब तक रहेगा इंसान, तो फिर मैंने फैसला करा कि मैं वापस जाऊँगी। मैं अपने बच्चों को लेके यहाँ पे वापस आई उनके जाने के बाद में। तो मैंने उनसे कहा कि आप रह लो, ठीक है, जैसे भी होगा देखी जाए, लेकिन नहीं, उन्होंने मेरा फैसला सुना दिया। मैंने चुप होकर वो भी अपना सहन किया और अपने बच्चों को रखती रही। मैं बच्चों को रखा, मैंने अपना खुद काम करती हूँ, सब कुछ करा, सबकी बुराई सही, लेकिन मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। ताकि क्यों कि अगर मैं गलत करूँ तब भी दुनिया अच्छा नहीं कहेगी, और अगर आज बुरा कह रही दुनिया तो बुरा कह के अपने घर चली जाती है। रहना तो हमें पड़ता है, किसी ने कुछ नहीं दिया। मुझ पे मुसीबत आई, मैंने सबसे बात करी तो किसी ने मेरी मदद थोड़ी करी। हर मुमकिन कोशिश हुई मुझे रौंदने की। अगर वो मुझे नहीं रखना चाहते तो मुझे सिर्फ फैसला दे दें, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या मैंने गलत कहा? मैं भी उनसे कुछ नहीं चाहती, क्योंकि ना मैं अगर उस आदमी के खिलाफ मैं केस करती हूँ या कोई कार्रवाई करती हूँ और फिर लानत फिर उसी आदमी के साथ रहूँगी तो लानत है मेरी ज़िंदगी पे नहीं रहना चाहिए मुझे। क्योंकि हम जिसके लिए बुरा करें और फिर उसके साथ में रहें तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैंने फैसला कर लिया मैं अकेली रहूँगी। बस मैं ये सिलाई करती हूँ और अपना खर्च चलाती हूँ। किसी ने मेरी कोई खैरियत नहीं ली, ना ससुराल वालों ने, ना माँ बाप ने। जिन्होंने जन्म दिया जब वो पराए हो गए तो दुनिया कहाँ है अपनी।
मुस्लिम लोगों में ऐसा होता है, अगर हम ये सब बातें करते हैं तो लेडीज़ को ही गलत समझा जाता है। बिल्कुल बाकायदा लड़की को ही समझा देंगे और लड़की की गलती बता देंगे और वो गुस्से में आके फिर कुछ कर लेती हैं। वो ऐसा तो मुझे करना नहीं था और ना ही मैं चाहती हूँ कि कोई इस तरह से कोई भी लड़की कदम उठाए, माँ बाप को भी छोड़ दे और ससुराल वालों को भी छोड़ दे, अपनी ज़िंदगी खुद जी ले। हाँ, मैं सिलाई करती हूँ, लेडीज़ टेलर का काम करती हूँ, महल्ले की औरतों के कपड़े सीती हूँ। जेंट्स की मेरे यहाँ एंट्री नहीं है और इसीलिए मैं एक्सपोर्ट का काम नहीं करती, क्योंकि इज्जत तो इज्जत ही है। ठीक है, हम अपने बलबूते पे जीते हैं, लेकिन हमारा भी ज़मीर हमें कुछ गवाही देता है कि हमें बुरा करना चाहिए या अच्छा करना चाहिए। आज मेरे मकान मालिक ने लाइट बंद कर दी। वो चाहते हैं कि मैं अकेली हूँ, हस्बैंड नहीं है, तो मैं आपको रखना नहीं चाहती, आप अपना इंतज़ाम कहीं और करें, मैं आपको मकान नहीं दूँगी। जबकि मैंने 2 महीने का एडवांस उनको दे भी रखा और वो आए दिन यही हरकत करते हैं। अब बताओ, मैं सुबह से परेशान हूँ। अगर मेरे पास लाइट होती तो मैं 100-200 रुपये का काम करती, और मैं काम नहीं करूँगी तो आप बताइए मैं किराया कहाँ से दूँगी और खाऊँगी कहाँ से और बिल कहाँ से भरूँगी? है कोई मदद करने वाला? मैं आज थाने पे गई थी, इसीलिए मैं सुबह से इंतज़ार देख रही, वो आएंगी। दूसरों से उन्होंने मेरी लाइट बंद कराई तो मुझे अच्छा सा नहीं लगा, तब मैं इंतज़ार देख के मैं थाने पे गई। उनके ख़िलाफ़ मैंने रिपोर्ट लिखवाई। मैंने कहा उनको आप पाबंद करिए, मुझे मकान मिलेगा तो मैं ज़रूर खाली कर दूँगी उनका मकान। मेरी कोई नीयत ख़राब नहीं किसी के मकान पे, बस मैं चाहती हूँ कि मुझे इसी तरह का इज़्ज़त का मकान मिले। मिलने को तो हज़ारों मकान हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे महल्ले में मिले, क्योंकि मैं सिलाई का काम करती हूँ और ये काम यहीं पे आता है। पूरी कायनात भी नहीं हिला सकती मुझे, क्योंकि मेरे साथ मैं हूँ। चलिए, तो बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो हम आपको बताएंगे और जिसमें आप सीखेंगे और जानेंगे कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। तमाम दुश्वारियां हो चाहे ज़िंदगी में, लेकिन सबसे लड़ना जानती हैं महिलाएं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ ले रहे हैं, उसके बाद भी चर्चा जारी रहेगी।